प्यारे बच्चों, आज हम ध्वनि और वर्ण के विषय में चर्चा करेंगे और व्यवस्थित रूप से जानेंगे कि ध्वनि और वर्ण क्या है, हिंदी भाषा में वर्ण और वर्णमाला क्या है। हम मुख से बहुत सारी ध्वनियाँ उच्चारित करते हैं, बहुत सारी ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, उसमें बहुत प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। किंतु यहाँ हमारा विषय, हमारा संदर्भ उन ध्वनियों से नहीं है। हमारा संदर्भ आज उन ध्वनियों से है जो ध्वनियाँ भाषा में प्रयुक्त होती हैं, जैसे अ, क, आ, ई, उ, क, ख, ग, घ, ङ, ये सब ध्वनियाँ हम भाषा में उच्चारित करते हैं और इनका प्रयोग सार्थक शब्दों के निर्माण में होता है। चीखने चिल्लाने वाली ध्वनियाँ, उनका प्रयोग हम भाषा में नहीं करते हैं। तो ध्वनियाँ जो हम भाषा में प्रयोग करते हैं, उन ध्वनियों से ही सार्थक शब्दों और वाक्यों का निर्माण होता है। ये ध्वनियाँ उन ध्वनियों से अलग हैं, पृथक हैं। चीखने चिल्लाने की ध्वनियाँ या जानवरों की ध्वनियाँ भी हम मुख से निकाल लेते हैं। वो सारी ध्वनियों से ये भाषिक ध्वनियाँ अलग है, पृथक है, इनमें पर्याप्त अंतर है। इसलिए इस अंतर को प्रकट करने के लिए हम इन ध्वनियों के लिए एक नया शब्द दिए हैं, स्वन। स्वन यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं फोन। और इन ध्वनियों का अध्ययन हम जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, उस विज्ञान को हम स्वन विज्ञान या फोनेटिक्स कहते हैं। स्वन विज्ञान या फोनेटिक्स। फोनेटिक्स में या स्वन विज्ञान में दो प्रकार के स्वन पाए जाते हैं। वे हैं स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन के विषय में हम आगे बात करेंगे। पहले ध्वनि के विषय में हम जान लें और थोड़ी सी जानकारी। ध्वनि भाषा की इकाई है, भाषा की लघुतम सबसे छोटी इकाई है। कैसे? जैसे हम देखते हैं, व्याकरण पढ़ना अनिवार्य है, पढ़ना आवश्यक है। व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। अब ये एक वाक्य बना हुआ है हिंदी भाषा का। इस वाक्य में व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। 1, 2, 3, 4 शब्द, 4 शब्दों से यह इस वाक्य की रचना हुई है। 4 शब्दों से यह वाक्य बना हुआ है। वाक्य भाषा की इकाई है, किंतु भाषा की लघुतम इकाई के विषय में हमें जानना है। तो इन 4 शब्दों में से कोई एक शब्द हम ले सकते हैं। जैसे पढ़ना ले लिए, तो पढ़ना शब्द के टुकड़े करते हैं, छोटे छोटे। कितने टुकड़े हो सकते हैं? प, धन, ढ़, धन, ना, पढ़ना। तो पढ़ना में प जो है, अब इसका टुकड़ा करना हो तो कैसे करेंगे? अधिकतम ये हो जाएगा प, धन, अ। किंतु इस प का हम उच्चारण ही नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि इसमें हल चिन्ह लगा हुआ है, और हल चिन्ह लगने का मतलब हुआ कि ये स्वर के यानी अ से अलग है, स्वर से पृथक है, और स्वर से पृथक जो ध्वनि है उसका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो संक्षेप में प एक ऐसा टुकड़ा हुआ पढ़ना शब्द से जिसका हम और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो यह प जो है यह भाषा की लघुतम इकाई हुई, वह इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये एक ध्वनि है, और यह ध्वनि सबसे छोटा टुकड़ा होने के कारण यह भाषा की लघुतम इकाई कहलाएगा। ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई है। जब ये हम प बोलते हैं, ढ़ बोलते हैं, ना बोलते हैं, तो इनको जब लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा? इसके लिए पहले तो व्यवस्था नहीं थी। जब आदिम काल में मनुष्य ने बोलना सीखा, भाषा सीखी, और तो भाषा बोल करके ही प्रचलित थी, बोलने की भाषा ही, मौखिक भाषा ही प्रचलित थी। वेदों की भाषा मौखिक परंपरा में चलती थी। गुरु शिष्यों को मौखिक रूप से शिक्षा देते थे। शिष्य उन सूत्रों को, उन ऋचाओं को, उन मंत्रों को कंठस्थ करते थे, और फिर अपने परवर्ती शिष्यों को, बाद के शिष्यों को उसे रटाते थे, और फिर यह क्रम चलता जाता था। तो इसीलिए वेदों को श्रुति कहा गया है। श्रुति यानी जो सुना जाए, वेद इसीलिए श्रुति कहलाए। फिर बाद में जब लिखने की परंपरा का ज्ञान हुआ तो लोगों ने ये कल्पना की कि इनको कोई रूप दिया जाए, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो तो हवा में रह जाता है, स्वर यानी ध्वनि हवा में बह जाती है, उसका कोई प्रमाण नहीं रहता है। आपने कुछ कहा और हम कह देंगे आपने ये नहीं कहा, आपने ये कहा, तो उसका कोई प्रमाण नहीं रहता। तो इसलिए उनके लिए संकेत चिन्ह बनाए गए। जैसे क बोला गया तो क के लिए ये संकेत चिन्ह बनाया गया। इसी संकेत चिन्ह को हमने क्या नाम दिया? वर्ण। इसी तरह से ख बनाया गया, इसे भी वर्ण कहा गया। अ बनाया गया, इसे भी वर्ण कहा गया। आ बनाया गया, इसे भी वर्ण कहा गया। तो इस प्रकार इन ध्वनि, ये क ख अ आ इ ई उ ऊ, ये सारी ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों को हमने लिख दिया, तो लिख देने पर यही वर्ण कहलाया गया। ध्वनि और वर्ण में इतना ही अंतर है। ध्वनि मौखिक है और वर्ण उसका लिखित स्वरूप है। वर्ण क्या है? ध्वनियों का लिखित स्वरूप वर्ण कहलाता है। तो वर्ण भी भाषा की लघुतम इकाई हुई। जैसे ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई है, वैसे वर्ण भी भाषा की लघुतम इकाई हुई। अब आते हैं पुनः स्वर के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में जितने वर्ण हैं वह दो वर्गों में विभाजित हैं, स्वर और व्यंजन। और हिंदी भाषा में जितने भी वर्ण हैं उनको क्रम से पहले पहले स्वर लिखे जाते हैं, फिर बाद में व्यंजन। तो स्वर जिस क्रम में लिखे जाते हैं और व्यंजन जिस क्रम में लिखे जाते हैं, उसी व्यवस्थित क्रम में सभी वर्ण लिख दिए जाएं तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण से वर्णमाला। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों का समूह, किंतु यहाँ पर एक व्यवस्था भी है। जैसे तैसे लिख देंगे क ज्ञ च प, तो वह वर्णमाला नहीं है। वर्णमाला में अ से लेकर के ज्ञ तक ये वर्णमाला का व्यवस्थित स्वरूप है। तो वर्णमाला क्या है? भाषा के सभी वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला है। व्यवस्थित क्रम में लिखा हुआ, व्यवस्थित क्रम में लिखे हुए वर्णों का क्रम वर्णमाला है।
वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हम देख लें। स्वरों की संख्या सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं कि आ से लेकर के अंग आह तक 13 स्वर आते हैं, किंतु आज के भाषा विज्ञानी या व्याकरणाचार्य 11 स्वर ही मानते हैं, अ से लेकर के औ तक। अ आ ई उ ऊ ए अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये अंग और अह छूट जाता है, इसको स्वर नहीं माना जाता। क्यों? इसलिए कि अंग में ये आ धन अंगा का योग है और इसी तरह से अह आ धन हा का योग है। तो अंग और अह ये दो अक्षर, दो वर्ण जो हैं, ये स्वरों से युक्त नहीं है और व्यंजन से भी युक्त नहीं है। यानी ये स्वर जो है इनसे भी युक्त नहीं है और इनसे भी युक्त नहीं है। तो इस योग न होने के कारण इनको नाम दिया गया अयोगवाह। ये स्वरों से भी योग नहीं करते हैं और व्यंजन से भी योग नहीं करते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा गया। ये स्वरों से भिन्न है। अंग अ। अब आ से औ तक 11 स्वर बचते हैं, उनमें अ की मात्रा नहीं होती है। अ सभी व्यंजनों में शामिल है, सभी व्यंजनों में। यानी क का उच्चारण हम तभी कर पाएंगे जब इनमें और शामिल होगा क। और आ के बिना अगर क लिखना हो तो उसके नीचे यह हल चिन्ह लगाया जाता है। यानी क हलंत का अर्थ है कि इसका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं, और क हलंत में जब अ जुड़ जाएगा तब ये क व्यंजन बन जाएगा और इसका उच्चारण हम कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि अ सभी व्यंजनों में शामिल है। अब मात्राएं जो है, क अ के बाद आ से लेकर के औ तक की मात्राएं हैं। आ, का। यानी आ मात्रा, आ की मात्रा ये खड़ी पाई है, क में जुड़ गया तो बन गया का। और फिर छोटी ई, इसकी मात्रा है, और ये मात्रा क में जुड़ गया तो बन गया की। इसी तरह से ये सारी मात्राएं हैं, इनका ज्ञान आपको है पहले से, इसलिए उस पर अधिक चर्चा हम नहीं करेंगे। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ सभी व्यंजनों में शामिल है, और आ से लेकर के औ तक की मात्राएं होती हैं। ये 10 स्वर हैं जिनकी मात्राएं हैं, और इन मात्राओं से जुड़ करके व्यंजन वर्णों का उच्चारण संभव होता है। व्यंजन वर्णों में अ शामिल है या फिर ई, तो की हो जाएगा। यानी कोई न कोई स्वर किस प्रत्येक व्यंजन में शामिल होगा, तभी वह ध्वनि का रूप ले पाएगा, तभी उसका उच्चारण संभव हो पाएगा। अब आते हैं स्वरों के भेद कौन कौन से हैं। स्वरों के भेद हैं
ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। काव्य में मात्राओं की चर्चा आपने सुनी होगी। मात्रा, यहाँ स्वर की मात्राएं होती हैं जो व्यंजन से जुड़ करके अपने स्वरूप में आती हैं। ये मात्राएं कई प्रकार की होती हैं। एक तो छोटी, जैसे छोटी ई आपने लिया और बड़ी ई आपने लिया, तो छोटी ई की मात्रा कि इसका उच्चारण हल्का होता है और बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण इसका 2 गुना होता है। इसको हम इन चिन्हों से प्रकट करते हैं। ये खड़ी पाई और ये अंग्रेजी के एस से मिलता जुलता चिन्ह। ये ह्रस्व का चिन्ह है, ये दीर्घ का चिन्ह है। और प्लुत स्वर, तो ह्रस्व स्वर वे हैं जिनके उच्चारण में अल्प समय लगता है, थोड़ा समय लगता है। कि, गी, ये। और जब हम कहते हैं किंतु में कि का उच्चारण में बहुत कम समय लगा है। और जब हम कीमत कहते हैं तो की के उच्चारण में अधिक समय लगा है। दोनों में ई की मात्राएं हैं, इसमें ह्रस्व मात्रा है, इसमें दीर्घ मात्रा है। तो इस की के उच्चारण में कम समय लगेगा, इसके उच्चारण में अधिक समय लगेगा, लगभग 2 गुना समय लगता है। इसलिए ये स्वर के 2 भेद हैं, ह्रस्व और दीर्घ। जैसे अ ह्रस्व स्वर है और आ दीर्घ स्वर है। छोटी ई ह्रस्व स्वर है और बड़ी ई दीर्घ स्वर है। छोटा ऊ ह्रस्व स्वर है, बड़ा ऊ दीर्घ स्वर है। ए ह्रस्व स्वर है, ऐ दीर्घ स्वर है। ओ ह्रस्व स्वर है और औ दीर्घ स्वर है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ह्रस्व और दीर्घ की परिभाषाएं इसके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर डिफाइन होते हैं। ह्रस्व में कम समय लगता है, दीर्घ में अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर वे हैं जब हम ओम का उच्चारण करते हैं। तो ओम का उच्चारण में ओम, तो इस तरह से जो उच्चारण करते ओम, ये ओ में लगा हुआ समय और म में लगा हुआ समय, इसलिए यहां पर ओ प्लुत स्वर है, म भी प्लुत स्वर है। म में जो स्वर है वह प्लुत स्वर है। म तो व्यंजन है, म में लगा हुआ स्वर प्लुत स्वर है, ओ प्लुत स्वर है। जब हम किसी को पुकारते हैं, दूर कोई खड़ा व्यक्ति हो और उसे पुकारेंगे तो ओ जोर से उच्चारण करेंगे, ऐ जोर से उच्चारण करेंगे, तो उसमें लगा हुआ स्वर वह प्लुत स्वर कहलाएगा। यानी प्लुत स्वर में ह्रस्व और दीर्घ की तुलना में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना समय लगता है, उसकी सीमा नहीं है। हिंदी भाषा के स्वर माला में इतने जितने स्वर थे उनकी जानकारी आपको हो गई। कुछ स्वर ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं, पहले नहीं थे। जैसे जब हम बोलते हैं डॉक्टर, तो इसका उच्चारण हिंदी भाषी लोग भी बिहार के हिंदी भाषी लोग डॉक्टर बोलेंगे, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के लोग डॉक्टर बोलेंगे, डॉक्टर साहब। और बंगाल के लोग जो प्राय गोलाकार उच्चारण करते हैं, रसगुल्ला को रसोगुल्ला बोलते हैं, वो लोग डॉक्टर बोलेंगे। शुद्ध उच्चारण क्या है?
आ और ओ के बीच में इसको लिखने के लिए प्रदर्शित करते हैं इस चिन्ह से, अर्धचंद्राकार। चंद्रबिंदु नहीं है ये, अर्धचंद्राकार केवल लगा देते हैं तो आ उच्चारण हो जाता है। डॉक्टर, डॉक्टर साहब, ऑफ द वे, ऑन द वे। तो इस तरह के जहां पर शब्द आते हैं, ये चूंकि डॉक्टर शब्द अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है तो प्राय उसका उच्चारण भी अंग्रेजी भाषा की तरह से होगा। अब हिंदी भाषा में ही सम्मिलित कर लिया गया। डॉक्टर शब्द हिंदी भाषा का एक अंग बन गया है। अब ये विदेशी भाषा का शब्द नहीं रह गया। तो विदेशी भाषा से जो शब्द आए हैं वो अपने उच्चारण के साथ कुछ वर्णों को भी ले आए हैं। जैसे अ, ये आ स्वर जो है ये विदेशी स्वर है और इसके लिए हम इस स्वर का नाम देते हैं विदेशी स्वर या आगत स्वर, यानी बाहर से आया हुआ स्वर। ये अ जो है ये विदेशी स्वर है या आगत स्वर है। आगत इसलिए कि विदेशी भाषा से आया हुआ। इसी प्रकार से तो लिखते समय जब हम डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर ये अशुद्ध है। इसे किस रूप में लिखेंगे? डॉक्टर, यानी ऊपर अर्धचंद्राकार लगाना आवश्यक है। अंग्रेजी का शब्द है ऑन, तो हिंदी में इसे लिखेंगे ऑन। यह अशुद्ध है। शुद्ध क्या है? ऑन। डॉग, जैसे अंग्रेजी में डॉग तो DOG डॉग लिख दिया आपने, हिंदी में जब लिखेंगे तो यह डाग अशुद्ध है। और डाग बड़ा अटपटा भी लगता है बोलने में और सुनने में, डाग। तो डाग जो है ये अशुद्ध है। इसे लिखा कैसे जाएगा? डॉग। इसका ध्यान हम लोगों को हमेशा देना चाहिए, लिखने में भी और उच्चारण करते समय भी। डाग बोलना अशुद्ध है और नितांत बुरा लगता है। और इसका शुद्ध रूप क्या है? डॉग। ऑन, डॉग, ऑफ, ऑफ, ये दोनों में अर्धचंद्राकार का प्रयोग करेंगे। यहीं पर एक जुड़ा हुआ संदर्भ है, ये आगत स्वर है। तो व्यंजन जब हम पढ़ेंगे तो वहां चर्चा करेंगे, लेकिन यहां चूंकि आगत शब्द आया है तो उसकी चर्चा हम कर लेते हैं सहज रूप से। इसी तरह से आगत व्यंजन भी है। आगत स्वरों की तरह से आगत व्यंजन भी है। जैसे क, इसका उच्चारण हम क करते हैं और क के नीचे ये नुक्ता लगा देते हैं तो क हो जाता है। क यानी कंठ में हम थोड़ा सा घर्षण करते हैं। क, कत्ल, इससे शब्द बना है कत्ल। ज से जंतु, हिंदी में ये हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन अंग्रेजी में यहां पर जरा शब्द है। जरा मतलब जला हुआ। जो जरा सो फरा, जो बरा सो बुताना, हिंदी तुलसी का पंक्ति है। जरा मतलब जलना, जला हुआ। और दूसरा शब्द है जरा, थोड़ा, जरा सा। इसके उच्चारण में हमेशा ध्यान देना चाहिए। ये ज है, जंगली, और यहां ये ज है, ज थोड़ा सा घर्षण उत्पन्न करके इसका उच्चारण होता है ज। इसी तरह से और 5 व्यंजनों का विदेशी भाषा से आगम हुआ है। वे हैं क,
ग ज फ, क ग ज फ, ये आगत व्यंजन कहलाते हैं। ये विदेशी भाषा से आए हुए हैं, अरबी, फारसी से, तुर्की से, इंग्लिश से, अंग्रेजी से। तो ये आगत स्वर और आगत व्यंजन हो गए। स्वरों के भेद हमने जान लिया, मात्राएं हमने जान ली। अब आगे वर्णमाला में अगला क्रम होगा अनुस्वार और अनुनासिक का। अनुनासिक ये स्वरों का गुण, अनुनासिकता ये स्वरों का गुण है। जैसे हम कहते हैं गांव, गांव चलिए भाई, तो ये चंद्र बिंदु है गांव। यहां पर गांव का प्रयोग हम बिंदी लगा करके करेंगे तो गलत है। अब एक मुश्किल की बात यह है कि टाइपिंग मशीनों के आने के कारण, प्रिंटिंग मशीनों के आने के कारण, प्रिंट की असुविधा के कारण कई जगह कई लोग लिखते हैं तो चंद्रबिंदु को गायब कर दिया गया है और उसकी जगह बिंदी ही देते हैं, यानी अनुस्वार ही का प्रयोग करते हैं, चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं। ये गलत है। उच्चारण की भिन्नता है अनुसार और अनुनासिक में। अनुनासिक, अनुनासिकता यह स्वरों का गुण है और इसे चंद्रबिंदु से प्रदर्शित किया जाता है। इसको हम चंद्रबिंदु कहते हैं, जिसे इस चिन्ह से प्रदर्शित की शिरो रेखा के ऊपर चंद्रबिंदु ऐसे लगाया जाता है। जैसे कहां, कहां कहा गया तो यहां पर क धन ह धन आ में चंद्रबिंदु है, यानी आ अनुनासिक है। आ अनुनासिक होने के कारण कहां का उच्चारण होता है। किंतु जब हम लंबा कहते हैं, लंबा, तो यहां पर ये ल धन म धन बा, यहां पर नासिक व्यंजन जुड़ा हुआ है। ये बिंदी जो है इस नासिक व्यंजन को प्रदर्शित कर रही है। अब यहां पर स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि अनुनासिकता को चंद्रबिंदु से व्यक्त करते हैं, वह स्वरों में लगता है, स्वरों के उच्चारण में नासिका से प्राणवायु बाहर निकलती है, और जब लंबा बोलते हैं हम तो यहाँ पर बिंदी जो है यह नासिक व्यंजन को प्रदर्शित करती है और यह व्यंजनों में लगता है। ये चंद्रबिंदु और बिंदु में अंतर है। इस पर हम चर्चा फिर अनुनासिकता का आगे जब व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उस पर हम स्पष्ट रूप से ध्यान देंगे। आज के लिए बस इतना ही।